अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसे कि हमारी 6th क्लास है कोर्स की, और आज हम दो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। एक तो पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उसके अलावा एक्यूट डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी जैसे कि नाम से जाहिर है, कल हमने डिस्कस किया था ट्रॉमा क्या होता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट या किसी शदीद सदम, तो उसे हम कहते हैं ट्रॉमा। पीटीएस क्या है कि वो स्ट्रेस जो कि ट्रॉमा के बाद पर्सन फेस करता है, PTSD। और इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, आज इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पीटीएसडी एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है उसने ना तो सिर्फ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को, बल्कि उसके बाद वो उन मेमोरीज को बार बार एक्सपीरियंस करता है, उन नेगेटिव इवेंट्स को रोज़ फेस कर रहा होता है। और ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का डेथ एक्सपीरियंस किसी ने देखा है, किसी के लव वन की डेथ हो गई है, कोई सीरियस इंजरी हो गई है, या डोमेस्टिक सेक्सुअल वायलेंस हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जब हम इसके सिम्टम्स में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं कि इसके सिम्टम्स मोर देन 1 मंथ होने चाहिए, यानी कि 1 महीने के अंदर इसके सिम्टम्स आ रहे हों, उसके उससे ज़्यादा सिम्टम्स हो, 2 महीने हो या 3 महीने हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट के बाद क्या है कि उससे इंट्रूसिव मेमोरीज, यानी कि बार बार उसे वही एक्सीडेंट जो है वो याद आ रहा है। अगेन उसके साथ नाइटमेयर्स हैं, डरावने ख्वाब आ रहे हैं उसे। अवॉइडिंग ड्राइविंग। अब वो क्या करेगा इन सारी कंडीशन में, देगा चला, उसने एक्सीडेंट ट्रॉमा डेवलप कर लिया ना, उस अवॉइड करना शुरू कर देगा, उस जगह को अवॉइड करना शुरू कर देगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरीके से वो ट्रॉमा जो है डेवलप कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं कि उसे रिपीटेडली और एक्सेसिवली वो जो है उसे बार बार उनकी याद आ रही है जो एक्सीडेंट में देखी, या कोई और नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो जो वो चीज़ उसने फेस की थी उसे वो चीज़ बार बार याद आ रही है। उसके बाद हमारे पास नाइट मेयर्स हैं, यानी कि जब वो सो रहा है उसे नींद सही तरीके से नहीं आ रही, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब है, और उससे उस एक्सीडेंट से या किसी भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड बार बार डरावने ख्वाब आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अवॉइडेंस। अब वो इंडिविजुअल क्या करेगा कि उन जगहों को, उस प्लेसेस को, या उन लोगों को जिसके साथ, जो उसके साथ थे उस एक्सपीरियंस में, उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देगा, उन प्लेसेस को अवॉइड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसे लगे कि ट्रॉमा की बात हो रही है कहीं पर, उन जगहों पे वो बैठेगा नहीं, डिस्कस नहीं करना चाहेगा ट्रॉमा को। नेगेटिव कॉग्निशंस क्या हैं कि नेगेटिव थॉट्स डेवलप करना शुरू कर देगा। समटाइम्स पर्सन को लगता है कि वो उसकी वजह से हुआ है। जब हम देखते हैं कि वायलेंस में या अब्यूज़ की केसेस में पेशेंट को लगता है कि उसकी गलती थी, तो वो गिल्ट में चला जाता है, शेम में, होपलेसनेस की कंडीशन होती है, बिल्कुल बेबस हो जाता है, ना उम्मीदी की कंडीशन होती है। डिटैचमेंट फॉर अदर्स क्या होता है कि आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, लोगों से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अराउजल सिम्टम्स। एक तो इंक्रीज इरेटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। जब ट्रॉमा से रिलेटेड या उस इवेंट से रिलेटेड बात की जाती है तो एकदम से बंदा जो है वो चिढ़ जाता है या गुस्सा करना शुरू कर देता है। उसके अलावा नींद तो उनकी बिल्कुल ही ख़राब है क्योंकि डरावने ख्वाब आ रहे हैं। एग्जैजरेटेड स्ट्रेटल रिस्पॉन्स। स्ट्रेटल रिस्पॉन्स क्या होता है कि एकदम से चौंक जाना, यानी कोई अगर ऊंची आवाज़ में किसी ने बात की है या कोई और साउंड है ऊंची आवाज़ में, तो एकदम से हम चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे। उसके बाद है इमोशनल नंबिंग। समटाइम्स क्या होता है कि बिल्कुल ही जो इनके इमोशंस होते हैं, जो इनकी फीलिंग्स होते हैं, वो बिल्कुल नम हो जाती हैं। अगर कोई इंसान के सामने कोई खुशी की बात कर रहा है तो वो बिल्कुल भी उनके इमोशंस नहीं होंगे ऐसे, ना वो लोगों को में इन्वॉल्व होंगे, बस अपने ट्रॉमा में ना हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि वो क्या हुआ था, उसकी मेमोरीज में इन्वॉल्व रहेंगे, और वही थॉट्स इनको बार बार आती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक फीचर्स। सबसे पहला फीचर ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू डेथ, यानी कि किसी का नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ हो, या डायरेक्टली यानी कि उसके साथ कोई हादसा हुआ, या उसने किसी के साथ हादसे होता हुआ देखा हो। इसके अलावा सीरियस इंजरी, जैसे लोगों को ब्रेन इंजरीज हो जाती हैं, या समटाइम किसी के
हादसे में हाथ कट गए या टांग कट गए, तो इस तरीके की सीरियस इंजरीज उसने देखी हों या उसके साथ हुई भी हों। उसके अलावा फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है। रिकरेंट इनवॉलेंट्री मेमोरीज, अगेन उसको बार बार वही चीज़ याद आ रही है और एक्सेसिवली याद आ रही है। फ्लैशबैक्स, अच्छा फ्लैशबैक्स हमने जैसे देखा अक्सर टीवी ड्रामास में, सीरियल्स में हम देखते हैं कि कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन है उसके बाद वो फ्लैशबैक्स उन्हें आ रहे होते हैं ना, तो इन्हें रियल लाइफ में ये फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि अभी ये उसी सिचुएशन में है और वही हादसा जो है इनके साथ दोबारा हो रहा है। डिस्ट्रेसिंग होने होते हैं या उसकी वजह से वो डर हैं, पसीने आने शुरू हो जाते थॉट कि वो क्या करना शुरू कर देंगे कि अपनी जो थॉट पैटर्न है उसको कोशिश करेंगे कि मैं ये ना सोचूं। फीलिंग्स, प्लेसेस, पीपल, अब उन्होंने अपनी थॉट को भी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया कि ये चूँ। फिर उन प्लेसेस को भी, उन लोगों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया और बिल्कुल ही जैसे अपने आप को कोशिश नहीं करता कि बस मैंने इस बारे में बात नहीं करनी, तो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्टेंट नेगेटिव इमोशनल स्टेट, जैसे कि गिल्ट है, शेम है। अगर कोई बंदा उससे रिलेटेड बात भी करता है तो गुस्से में या बिल्कुल ही वो मायूसी में चले जाएंगे कि ये शायद मेरी वजह से हो गया था। डिफिकल्टी स्लीपिंग रेगुलरिटी है, सिम्टम परसिस्ट फ्रॉम मोर देन 1 मंथ, यानी कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1 महीने से ज़्यादा इसके सिम्टम्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट सोशल लाइफ, यानी कि इस तमाम बिहेवियर की वजह से, इन तमाम सिम्टम्स की वजह से उसकी सोशल लाइफ में, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में वहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही हो, उसे वहाँ पर डील करने में लोगों के साथ या लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मसला आ रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटेड फीचर्स एंड डेवलपमेंटल रिग्रेशन, यानी कि वो बच्चे जो कि ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं, समटाइम्स चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ वो सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनमें डेवलपमेंटल डिलेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। समटाइम्स लैंग्वेज डिलेज होते हैं, समटाइम्स वो कॉग्निटिव डिलेज होते हैं, वो सही तरीके से उनकी कॉग्निशन जो है डेवलप नहीं हो रही होती, उनका थिंकिंग पैटर्न जो है तो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। इसी तरह और सीरियो हेलोसिनेशंस, अब ये भी अक्सर हम लोगों ने ड्रामा से देखा है कि एक पर्सन जो है वो ट्रॉमा में है और ट्रॉमा के बाद जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें क्या है कि उसे लगता है कि जो आखिरी बात उसने एक्सीडेंट से पहले की थी या आखिरी बात उस ट्रॉमा से जो भी इवेंट था उससे पहले की थी, वो बातें वो रिपीटेडली उसके माइंड में चल रही हैं और वो डिफरेंट लोग उस बात को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही सारे लोगों वॉइसेस में सुन रहे हैं। तो ये रियल टाइम हमारे पास कंडीशन आती है। उसके बाद पैरानॉइड आइडिएशन, जब ट्रोकिया तो समटाइम्स वो उनकी ना पैरानॉइड कंडीशन होती है, वो लोगों में शक करना शुरू कर देते हैं, अपने थॉट्स को ही शक करना शुरू कर देते हैं, अपने बिलीफ पैटर्न पे भी शक करना शुरू करते हैं, और अगर कोई बंदा कोई समझा भी रहा है तो कहते हैं कि नहीं ये जो है ये सही नहीं है, उनको भी शक करना शुरू करते हैं। डिफिकल्टीज इन इमोशन रेगुलेशन, इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे होते अपने, अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो नहीं कर, ये वो बिल्कुल ही बेबस होकर बैठे में इस तरीके से निकलना है। अब जैसे देखेंगे कि अपने में जाकर कंडीशन डेवलप करता है कि अब है ना कि वैसा ही बंदा है, तो वो उन पे शक करना, एक कैटेगरी के लोग से अवॉइड करना कि कहीं मैं दोबारा ना इसका शिकार हो या जो है ऐसी कंडीशन पर उसमें पेरेंट केयर ना जाए। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एंड रिलेशन ट्रॉमा, अब वो लोग जो ट्रॉमा सफ़र होता है उनमें लेटर ऑन इंटरपर्सनल इश्यूज डेवलप होते हैं, वो रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं कर रहे होते या किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, इस वजह से वहाँ को उनको इश्यूज होते हैं। डिसोसिएटिव सिम्टम, डिटैचमेंट और डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, अगेन जो पर्सन ट्रॉमा को फेस कर रहे होते हैं, समटाइम क्या होता है कि वो अपनी सोचों में इतना गुम हो जाते हैं, उन मेमोरीज में इतना गुम हो जाते हैं कि रियलिटी से उनका कांटेक्ट जो ख़त्म हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके आसपास जो है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और खो जाते हैं अपनी उन यादों में। प्रोलॉन्ग ग्रीफ पीरियड, यानी कि
अगर कोई हादसा हो गया है या कोई ऐसी डेथ एक्सपीरियंस उन्होंने देख लिया है किसी के साथ, या उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, तो वो क्या करेंगे, एक तो टाइम पीरियड होता है ना ग्रीफ का, वो उससे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और उसको सोचते रहेंगे, और रोना और इसमें शौक में रहना कि मेरे साथ क्या हो गया, और उसमें इन्वॉल्व रहना प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत अरसे तक। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवलेंस ऑफ पीटीएसडी। अगर हम लाइफ टाइम प्रिवलेंस देखें तो वो 3.9% है, और ये 24 कंट्रीज़ की है कि वहाँ पर 3.9% प्रिवलेंस है। इसी तरह अगर जनरल पॉपुलेशन में हम देखें तो 6.8 से लेकर 8.7% लोग जो हैं वो पीटीएसडी डेवलप कर लेते हैं। डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ लोग जो हैं उनके साथ खुद हादसे हो जाते हैं, कुछ लोग कम्युनिटीज़ में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो ट्रॉमा में चली जाती है। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे हम देख लें वेटरन्स, वो लोग वो फौजी जो कि रिटायर्ड हो चुके होते हैं, अब उनमें पीटीएसडी के जो चांसेस हैं वो 20 to 30% है। यानी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी सर्विस में क्या देखा होता है कि इस तरीके के हालात और इस तरीके की कंडीशंस देखी होती हैं, अगर वो ऑपरेट किए में पर, तो उस चीज़ों से वो ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं, बुरे हालात देख लेते हैं। इसी तरह रेफ्यूजीज़, वो लोग जो कि हिजरत करते हैं, उन लोगों ने भी ऐसे हालात देखे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में हमारे पास कौन आते हैं, रेस्क्यू वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड्स वाले आते हैं। जब भी किसी भी कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए या कहीं पर कोई अटैक हो जाए कुछ भी, तो सबसे पहले हमारे पास रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड्स के लोग जाते हैं। अब इन लोगों में चांसेस बनिस्बत बाकी लोगों के इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका डेली का काम है, डेली ये इन्होंने कहीं ना कहीं जाना होता है और इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और लोग जो हैं वो ब्लड और ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, इस वजह से इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से विक्टिम ऑफ अब्यूज़, वो पर्सन जिसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है या किसी भी एज में हुआ है, उसकी वजह से उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ट्रॉमा डेवलप करेगा। अगेन नेचुरल डिजास्टर्स, कहीं पर सैलाब आ गया है, सुनामी है, ज़लज़ला है, उसकी वजह से वो लोग जो है वो ट्रॉमा कर लेते अपने, क्योंकि उनको खो देते या उन्हें लोकेशन चेंज करने, तो उस वो ट्रॉमा डेवलप कर ले। हाई एज टू मैन हम देखते हैं कि वुमेन जो है वो ज़्यादा पीटीएसडी के उनमें चांसेस होते हैं और वो ज़्यादा प्रिवेल करता है वुमेन में। अब वुमेन में सबसे है कि वुमेन डोमेस्टिक अब्यूज़, इंटरपर्सनल वायलेंसेस का शिकार होती हैं। इसकी वजह से वुमेन में चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्ट्रिब्यूटिव फैक्टर्स, जेंडर डिफरेंस इन ट्रॉमा प्रोसेसिंग और हार्मोनल इफेक्ट्स। हाँ, जब ट्रॉमा की वजह से हमारे पास हार्मोनल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं और ट्रॉमा जो है वो और मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी साथ साथ आ जाती हैं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ पीटीएसडी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि चाइल्डहुड में ही पीटीएसडी हो रहा है या एडल्ट में ही हो रहा है, ये कभी भी हो सकता है स्टार्टिंग आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी कि एक ज़िंदगी के 1 साल बाद ही शुरू हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि ट्रॉमा कब हुआ। अगर तो ट्रॉमा चाइल्डहुड में है तो चाइल्डहुड में भी वो यानी इवेंट जो है वो चाइल्डहुड में हुआ तो ट्रॉमा चाइल्डहुड में भी डेवलप हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो चाइल्डहुड में भूल जाते हैं, लेकिन वो जब बड़े होते हैं तब जाकर ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं। सिम्पटम ऑनसेट टिपिकली बिगिन विद इन 3 months ऑफ ट्रॉमा, यानी कि अमूमन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जब उन्होंने एक ट्रॉमेटिक इवेंट देख लिया। रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ट्रॉमा हील हो भी गया है लेकिन उसके बाद भी रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं पर्सन को, और कभी ना कभी सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन में देखते हैं तो हम सिम्टम्स में मैनिफेस्ट एज ट्रॉमा थीम्ड प्ले, नोटिसेबल मूड चेंजेस और सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन बिहेवियर। अगर तो चिल्ड्रन में पीटीएसडी होता है तो 2-3 कंडीशन है कि एक तो बच्चे का मूड चेंज हो जाएगा, दूसरा उसके बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आएगी, यानी कि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहेगा, वो ऑड बिहेवियर कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा होगा जिससे पता चलेगा कि ये नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। एक और चीज़ है ट्रॉमा थीम प्ले। अब ट्रॉमा थीम प्ले में क्या होता है कि बच्चे जो है
वो उन्होंने ट्रॉमा फेस किया होता है कि अगर जैसे बच्चे का ट्रॉमा है, कहीं पर आग लग गई है, तो अब बच्चा क्या करेगा कि वो खेल रहा है तो ब्लॉक्स लेकर उससे घर बनाएगा और उसे तोड़ेगा और इस तरीके का सिनेरियो बनाएगा कि आग लग गई है। उसको बेसिकली दोबारा से एक्सपीरियंस कर रहा होता है थ्रू देयर बिहेवियर। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने कार एक्सीडेंट देखा है तो वो क्या करेगा, जो उसके कार वाले टॉयज़ हैं उनको लेगा और उनको आपस में पटखना शुरू कर देगा और उनके साथ तरीके से कि वो दोबारा से कार एक्सीडेंट को रिक्रिएट कर रहा होगा। तो बच्चों में ये चीज़ें कॉमन। अब एडोलेसेंस में हम देखें तो नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स, अगर तो पीटीएसडी एडोलेसेंस में डेवलप हुआ है तो उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। उन्हें लगेगा या तो वो ब्लेम करना शुरू करेंगे कि ये मेरे वजह से हुआ है, या वो लोगों को किसी स्पेसिफिक पर्सन को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि ये उसकी वजह से हुआ है। तो उनके बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत अफेक्ट हो। अवॉइडेंस है, एडोलेसेंस कॉमनली ये करते हैं कि वो उन प्लेसेस को, उन जगहों को, उन लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा की याद आती है। इरेटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है। रिस्की बिहेवियर में क्या होता है कि समटाइम्स ट्रॉमा की वजह से वो इस तरह की कंडीशंस में चले जाते हैं कि समटाइम सेल्फ हार्म करना शुरू करते हैं, आपको हाथों में कट लगाने शुरू कर दिए, या कोई भी आइसोलेशन में कमरे में बंद हो गए, इस तरह के रिस्की बिहेवियर में वो चले जाते हैं। ओल्डर अडल्ट, अगर तो वो बड़े लोग हैं यानी कि एडोलेसेंस में भी अडल्टहुड में वो चले गए हैं, अब अगर ये लोग पीटीएस डेवलप करते हैं तो इनमें क्या होती है कि वर्सनिंग हेल्थ, इनकी जो हेल्थ मेंटल फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। खाना नहीं खाएंगे, कम खाना खाएंगे जिसकी वजह से इनकी हेल्थ ख़राब होगी। कॉग्निटिव डिक्लाइन, इनकी थिंकिंग पैटर्न बहुत अफेक्ट होते हैं जब ओल्डर एज में पीटीएसडी डेवलप होता है। उनको सोचने में, कंसंट्रेट करने में इश्यू होता है। सोशल आइसोलेशन, अपने आप को जो है वो किसी एक कोने में या घर में बंद कर लेंगे और लोगों से सोशली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटेंसिफाइंग सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स जो हैं ये बहुत ही इंटेंस होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। यानी अगर वो सोशल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही, यानी ये महीनों अपने घर में ही रहेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बस थोड़ा बहुत बाहर गए, खाना पीने के लिए चीज़ें ले आए और दोबारा से अपने आप को आइसोलेट कर दिया एक जगह पे। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। अब जब हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं तो वो 3 तरीके के हैं। एक प्री ट्रॉमेटिक है, पेरी ट्रॉमेटिक है और पोस्ट ट्रॉमेटिक है। प्री ट्रॉमेटिक वो सिम्टम्स हैं बिफोर द ट्रॉमा एंड इंक्रीज vulnerability to PTSD. A child experience abuse early in life is more। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि प्री ट्रॉमेटिक एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बच्चे के साथ हो गया है, यानी कि उसने कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ जो है फेस कर लिया। अब अर्ली लाइफ में जाकर, यानी कि जब बड़ा हो गया है तो उसने कोई कार एक्सीडेंट देखा है, अब उसको वो पिछले वाला ट्रॉमा याद आ गया है। अब उसमें सिम्टम्स आना शुरू होंगे जो एक्चुअल सिम्टम्स है। उस वक्त वो बच्चा था, वो भूल गया, मतलब उसे समझ नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब उसने कार एक्सीडेंट देखा तो उसने रिलेट किया कि मेरी शायद कंडीशन जो है उसी तरीके की है, मेरे जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है, मेरे हार्ट भी तेज़ होना और इन सब चीज़ों को उसने रिलेट किया, तो अब उसने क्या किया, ट्रॉमा डेवलप कर लिया। इसी तरह पेरी ट्रॉमेटिक फैक्टर्स क्या हैं कि जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा हो उस वक्त ही सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सवेयर हों। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वायलेंस जो है वो विटनेस किया है तो उसकी वजह से उसके जो सिम्टम्स हैं उस टाइम ही हो और बहुत ज़्यादा हों। पोस्ट ट्रॉमेटिक, अब इस पे हम देखते हैं कि ट्रॉमा एक बार हो गया, ट्रॉमा सर्वाइवर विदाउट सपोर्टिव फ्रेंड, यानी कि वो लोग जो कि ट्रॉमा को सफ़र कर लेते हैं और उसके बाद अगर उन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की वजह से, और उन्हें रिकवरी में इश्यू आ रहा है, तो वहाँ पर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक फैक्टर अकर करता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज। अब हम जब देखते हैं तो कल्चर टू कल्चर पीटीएसडी की सेवेरिटी डिफ़र करती है। कुछ कल्चर्स में जो है लोग इन सिम्टम्स को बहुत सीरियस लेते हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन, अब क्योंकि वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, लोग जो है वो रोज़ ही उनकी डेथ हो रही है, तो इस तरह कुछ सिम्टम्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे ट्रॉमा के,
और कुछ सिम्टम्स जो हैं उनको फिर कंसीडर किया जाएगा कि ये पर्सन जो है अब PTSD इसने डेवलप कर लिया। क्योंकि जब वो रोज़ ही देख रहे हैं कि लोगों की डेथ हो रही है, लोग जो हैं अपने प्यारों को खो रहे हैं, तो कुछ सिम्टम जैसे कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, हार्ट बीट वगैरह, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से कम्युनिटी समटाइम्स क्या होता है कि पूरी पूरी कम्युनिटी जो है वो सफ़र कर रही होती है, वो ट्रॉमा में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल सीरियन रिफ्यूजीज, हमने देखे कि वो लोग जो कि सीरिया में अभी भी जैसे रिसेंटली उनकी प्रिजन्स के अंदर से लोग निकले हैं, तो वो उन्होंने PTSD सिम्टम्स के तौर पे होते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनमें सेम सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं और उन्होंने PTSD जो है अब वो उस PTSD का शिकार हैं। इसी तरह सोमैटिक सिम्टम्स अक्रॉस कल्चर्स, इन नॉन वेस्टर्न कल्चर सोमैटिक सिम्टम्स हमारे पास क्या होता है, डिजीनेस, हीट सेंसेशंस। अगर हम अपने कल्चर में देखें तो हार्ट बीट तेज़ हो जाना, पसीने आ जाना, इस तरीके की। अब नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में हम देखते हैं कि डिजीनेस है, चक्कर आना, हीट सेंसेशंस है। तो कल्चर टू कल्चर हमारे पास सोमैटिक सिम्टम्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पिरिचुअल एंड बिलीफ सिस्टम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स में क्या है कि जैसे जो ट्रॉमा है उसको एक डिफाइन जाता है। फॉर एग्जांपल हिंदू कल्चर में कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें वो जो है ट्रॉमा को कंसीडर करते हैं कि ये कोई रिजल्ट ऑफ कर्मा है या सेल्फ ब्लेम, या वो ये कहते हैं कि ये जो पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया होगा तो उसकी वजह से अब इस जन्म में ये इनको फेस करना पड़ रहा है ट्रॉमा। इसी तरह सुमाली कल्चर है वो एसोसिएट करता है ट्रॉमा को स्पिरिट्स के साथ, यानी जिन भूत के साथ वो कर देता है, एसोसिएट कर देता है और कहते हैं कि ये ट्रॉमा जो है ये किसी जिन भूत की वजह से। इसी तरह नेटिव अमेरिकन हैं वो क्या करते हैं, PTSD एज डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल। वो ये कहते हैं कि अगर आप जो है अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और जो अपनी वैल्यूज़ हैं या टीचिंग्स है उससे दूर हो जाते हैं, तब आप कोई ना कोई ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं। PTSD एंड सुसाइड। अच्छा, अब ये बड़ा कॉमन है कि वो लोग जो कि PTSD डेवलप करते हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स और अटेम्प्ट होती हैं, क्योंकि एक बार जो उन्होंने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है, जब वो उसको बार बार याद कर रहे होते हैं तो वो कभी इंटेंशनली भी और कभी अनइंटेंशनली भी अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मूड डिसऑर्डर नहीं भी है लेकिन उसके बाद भी सुसाइडल बिहेवियर है। PTSD इंडिविजुअल में PTSD हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। रिसर्चेस बताती है कि 20% जो है हमारे पास इंडिविजुअल जो कि PTSD जिन्होंने डेवलप किया होता है वो उनमें सुसाइड उन्होंने अटेम्प्ट की भी होती है, एक बार या दो बार। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले हाई इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल फिजिकल फंक्शनिंग। ऑब्वियसली एक पर्सन जो है जो ट्रॉमा डेवलप किया हुआ है वो उसके बारे में बार बार सोच रहा है, फिर उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बार बार, उसे लग रहा है कि वही कंडीशन जो है उसके साथ हो रही है, तो उसकी वजह से उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल फिजिकल लाइफ जो है वो ख़राब होती है। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो जाती है। कुछ लोग जो है खाना या अपनी जो है हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो उसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो जाती है। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग अक्रॉस सोशल, इंटरपर्सनल, डेवलपमेंट, एजुकेशनल, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल डोमेन्स। यानी कि अगर तो कोई पर्सन पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो उसकी एकेडमिक लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी उस लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। PTSD पुअर सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। अगेन अगर कम्युनिटी में आप देख रहे हैं कि एक जो है वो पूरी कम्युनिटी ट्रॉमा का शिकार हो गया, तो वहाँ पर पुअर सोशल एंड फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि फैमिली से रिलेशनशिप और जो आपके सोशल रिलेशनशिप है उनका भी क्राइटेरिया काफ़ी ख़राब हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। एब्सेंटीज फ्रॉम वर्क, के घर अगर पर्सन जो है वो जॉब कर रहा है तो वो बार छुट्टियाँ लेगा। और उसकी एकेडमिक लाइफ में सक्सेस रेट कम हो जाएगा,
क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, पढ़ रहा नहीं सही तरीके से, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसी तरह ऑक्यूपेशनल लाइफ में उसकी जो है प्रमोशन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। कोमोर्बिडिटी, पीटीएसडी के साथ जो डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं उनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि स्ट्रेस जो है वो डेवलप कर लेते हैं। बाइपोलर भी समटाइम्स होता है कि वो ट्रॉमा की एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसके साथ बाइपोलर कंडीशन, यानी बहुत एक्साइटेड हो गए या बहुत ही मायूसी की तरफ चले गए। एंजाइटी है, और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर फेस किया हुआ है, ट्रॉमा डेवलप हो चुका है, तो वो सब्सटेंस यूज़ की तरफ भी चले जाते हैं उस मेमोरीज को ख़त्म करने के लिए या उन थॉट्स को ख़त्म करने के लिए जो उन्हें बार बार आ रही हैं उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इंक्रीज रिस्क ऑफ मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास डिमेंशिया है और डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, अपनी जो मेमोरी है उनका बहुत से लॉस कर देते हैं और उन्हें चीज़ें याद करने में मुश्किल होती है। वुमेन विद माइल्ड टीबीआई हैव हायर लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग पीटीएसडी, वो वुमेन जिनमें माइल्ड लेवल की ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है उनमें हायर लेवल होता है कि वो पीटीएसडी को डेवलप कर। यंगर चिल्ड्रन विद पीटीएसडी ऑफन प्रेजेंट विद ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, अगर तो बच्चे बड़े हैं तो वो पीटीएसडी के साथ ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर भी कर लेते हैं, समटाइम्स सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी। अब जो ओडीडी है वो ये डिसऑर्डर होता है कि बच्चे जो हैं वो काम करते हैं जिनसे उन्हें मना किया जाता है या ऑपोजिट काम करेंगे, तो वो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमने कौन सा बिहेवियर करना है, वो ओडीडी भी डेवलप कर लेते हैं, समटाइम्स सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा, कोमोर्बिडिटी पैटर्न्स इन चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम एडल्ट विद यूनिक डायग्नोसिस लाइक ओडीडी, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों में वो यंगर चिल्ड्रन है तो उसमें ओडीडी होगा, लेकिन अगर बच्चा बहुत ही छोटा है या हमारे पास जो है वो ओल्डर एडल्ट हैं तो उनमें ओडीडी नहीं होगा। तो ये डिफर करते हैं सिम्टम्स जब हम देखते हैं चिल्ड्रन का क्राइटेरिया है या यंगर का क्राइटेरिया हमारे पीटीएसडी का। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें हम तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीटीएसडी अगर तो ओल्डर देन 6 ईयर्स, यानी कि अगर 6 साल से बड़ी उम्र का इंसान है और उसमें पीटीएसडी डेवलप हो गए तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, और वो बच्चा जो कि 6 साल से छोटा है उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। क्राइटेरिया ए हमारे पास है एक्सपोजर टू एक्चुअल और थ्रेटेंड डेथ, सीरियस इंजरी और सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि अब जो है पर्सन ने क्राइटेरिया ये कहता है कि पर्सन ने या तो खुद एक्चुअल में वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसे फेस किया हो, या उसने थ्रेटनिंग डेथ कंडीशन या नियर डेथ जो एक्सपीरियंस है वो उसने देखा हो, या उसके साथ खुद हुआ हो या उसने देखा हो। सीरियस इंजरी या उसके साथ खुद हुई हो, जैसे कि समटाइम एक्सीडेंट से किसी पर्सन के हाथ कट गए हैं या टांगे कट गई हैं या कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, या तो उसके साथ खुद हुई है या उसने देखी है। इसी तरह सेक्सुअल वायलेंस है। अब इनमें क्या है कि वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स, अब ये कंडीशन है और इसमें हमारे पास 4 फर्दर कंडीशन दी गई हैं, वो होनी ज़रूरी है, उनमें एक या एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट, यानी कि उसने डायरेक्टली खुद एक्सपीरियंस किया हो। सेकेंड हैंड विटनेसिंग, उसने विटनेस किया हो किसी ऐसे इवेंट को, कहीं पर आग लगी है, कहीं पर जलसला आ गया तो उसने उसको एक्सपीरियंस किया और ट्रॉमा डेवलप कर लिया। थर्ड है लर्निंग दैट द ट्रॉमेटिक, इसमें क्या होता है कि किसी इंसान का केस जो है वो उसने सुना हो और इस तरीके से सुना हो कि उसने ट्रॉमा डेवलप कर लिया, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर है या क्लोज फ्रेंड है उसका उसने एक्सपीरियंस सुना हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड और एक्सट्रीम एक्सपोजर टू एवर्सिव डिटेल। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो मैं अभी नेक्स्ट लिंक जो है वो शेयर करते हैं, उसमें फिर आप ज्वाइन करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलें ठीक है।
यानी हम थे फोर्थ पॉइंट पे, एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड और एक्सट्रीम एक्सपोजर टू अवर्सिव डिटेल्स। अब इसमें ये है कि अगर जो पर्सन है उसने रिपीटेडली कुछ ऐसी डिटेल्स किसी भी ट्रॉमा से रिलेटेड बार बार उसने सुनी हो या उसके सामने डिस्कस हुई भी हो, फॉर एग्जांपल या रेस्क्यू वाले या फायर ब्रिगेड वाले जो कि रोज़ इस काम को देख रहे होते हैं, उस कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं, उनमें भी समटाइम्स क्या होता है कि वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ होता है, कोई ऐसी चीज़ भी वो देख लेते हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया बी, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंट्रूजन सिम्टम्स। अच्छा, अब ये वाले वो सिम्टम्स हैं, इनमें से क्या है कि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट है रिकरेंट इनवॉलेंट्री इंट्रूसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, यानी कि बार बार ऐसी याद आना उस ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड जो कि इनवॉलेंट्री है, इसमें उस पर्सन की जो है उसका कंट्रोल नहीं है, वो बार बार उसे याद आ रही हैं और उसे स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही हैं। ये पॉइंट 1 था। इन चिल्ड्रन ओल्ड एंड रिपीटेटिव प्ले। अच्छा, अगर तो बच्चों में ये चीज़ बार बार आ रही है तो क्या है कि वो रिपीटेटिव प्ले है। अब वो उन्हें जो चीज़ याद नहीं आ रही वो उस चीज़ को बार बार याद करें। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी ना कि एक बच्चा जो है वो ब्लॉक से घर तैयार करता है और उसे गिराता है और इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का सिनेरियो बनाता है कि आग लग गई है, क्योंकि उसका जो ट्रॉमा था वो उसने देखा था कहीं किसी जगह पे आग लग गई है। तो बच्चों में क्या है, रिपीटेटिव प्ले है। लेकिन बड़ों में जो कि 6 ईयर्स से ज़्यादा हैं उनकी एज, उनमें क्या है कि उन्हें बार बार मेमोरीज आ रही है, उन्हें बार बार याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन जो है उनके सामने हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स, यानी कि उनको ड्रोने नाइटमेयर्स आ रहे हैं और वो एकदम से उठ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने ख्वाब में वही चीज़ जो है वो दोबारा देखी है। थर्ड है डिसोसिएटिव रिएक्शंस। डिसोसिएटिव रिएक्शंस में फ्लैशबैक्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर ड्रामा सीरियल्स में कि एक पर्सन जो है उसे वो चीज़ बार बार याद आ रही है, वही इवेंट जो है उसे बार बार याद आ रहा है। नेक्स्ट है इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी कि एक तो प्रोलॉन्ग लंबे अरसे तक और इंटेंस उनके बाद फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस होना चाहिए, यानी कि उनकी जो हार्ट रेट है कभी वो तेज़ हो जाना, कभी उनको पसीने आना शुरू कर देना और देर तक पसीने आ रहे हैं उन्हें, या ड्राई माउथ है, तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो भी आना शुरू हो जाती है। मार्क्स फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इंटरनल एक्सटर्नल क्यूज, अगेन ये वही है कि हमारे पास या तो हार्ट बीट तेज़ हो गई है या पसीने आना शुरू हो गए हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है। क्राइटेरिया सी क्या कहता है, परसिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलाई। अब इसमें पर्सन जो है वो उस स्टिमुलाई को, उस इवेंट को जो है अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब इसमें भी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, या तो एक कंडीशन हो सकती है या दोनों होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, यानी कि पर्सन जो है वो अवॉइड कर रहा है उन स्ट्रेसफुल मेमोरीज को, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को, और कोशिश कर रहा है कि वो इन्हें याद ना करे। सेकेंड है हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ एक्सटर्नल रिमाइंडर्स कन्वर्जेशन, यानी कि अगर किसी कमरे में बैठ के उस ट्रॉमा से रिलेटेड कोई बात हो रही है, वो लोग उससे डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देगा, कमरे से उठ के निकल जाएगा या ऐसे बिहेव करेगा कि वो सुन ही नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव अल्टरेशन इन कॉग्निशन, ये उसकी जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कसूर है या वो लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देगा, तो नेगेटिव कॉग्निशन, उनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। मूड भी जो है उसके साथ ख़राब होना, यानी कि इमोशंस जो हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस वजह से मूड इश्यूज भी आ जाते हैं। अब अगेन इसमें भी 2 कैटेगरीज है, या तो दोनों होने चाहिए। अच्छा, एज एविडेंस बाय 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जैसे कि ये 7 है, 7 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू रिमेंबर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, समटाइम्स क्या होता है कि पर्सन जो है वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब ट्रॉमा हुआ उसको वो भूल जाता है। ये डिसोसिएटिव एमनीशिया की वजह से भी होता है। इंसान की बॉडी में, इंसान के ब्रेन में अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ डाली हुई है कि जब कोई हद से ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस वो फेस करता है तो उसकी मेमोरी खुद ब खुद ही लॉस हो जाती है और वो कुछ अमाउंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन की को कुछ चीज़ें याद रहती हैं उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती।
इसी तरह एंड नोट टू अदर फैक्टर्स सच एज हेड इंजरी, अल्कोहल या ड्रग। और ये किसी भी हेड इंजरी या अल्कोहल ड्रग की वजह से नहीं होनी चाहिए, ये इसके अलावा होनी चाहिए, यानी उन्हें कुछ चीज़ें जो है वो भूल गई हैं और कुछ चीज़ें जो याद हैं। सेकंड पॉइंट है परसिस्टेंट एंड एग्जैजरेटेड नेगेटिव बिलीव्स। इसमें पर्सन क्या है कि समटाइम्स सेल्फ ब्लेम कर रहा होता है, अपने ऊपर ब्लेम डाल रहा होता है, और समटाइम्स क्या कर रहा होता है कि किसी और स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ब्लेम डाल रहा है या गाड़ी के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की उसके नेगेटिव बिलीव्स हो जाते हैं। परसिस्टेंट डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन अबाउट द कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि वो जो ट्रॉमा था वो क्यों हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उससे रिलेटेड भी इसकी जो कॉग्निशन है पर्सन की या जो उसकी थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वो एक्चुअल सिचुएशन को कंसीडर करने के बजाय किसी मामूली सी चीज़ के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। परसिस्टेंट नेगेटिव इमोशनल स्टेट, अब इसमें क्या है कि जैसे ऊपर वाली कंडीशंस में गिल्ट और शेम आ गया। समटाइम्स क्या होता है कि पर्सन ट्रॉमा की वजह से फियर में चले जाता है, हॉरर यानी अगर कोई चीज़ उसके बारे में सुन लिया तो फ़ौरन से डर जाएगा, या अगर वो सुनना नहीं चाह रहा, ट्रॉमा को दोबारा से डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो एंगर है, इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, एकदम से गुस्सा करना शुरू कर दिया कि इस चीज़ को क्यों डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट है मार्क डिमिनिश इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन इन सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़, यानी कि जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इंटरेस्ट उसका ख़त्म होना शुरू कर देता है, और बस हर वक्त जो है वो ट्रॉमा में को जो है वो याद कर रहा होता है, और इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता किसी और एक्टिविटी में। फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट और इस्ट्रेंजमेंट। इस्ट्रेंजमेंट क्या होती है, हमारे पास इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना, यानी कि किसी भी किस्म के इमोशनल जो हम भी जो इमोशंस हैं वो उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता, और अगर के उनके सामने कोई बंदा जो है वो कोई खुशी वाली बात भी करता है या पर कोई पर्सन ने आकर जोक सुनाया है तो वो बिल्कुल भी नहीं हंसेगा, बिल्कुल इमोशनली नम हो जाते हैं, इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट। अच्छा, परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस, अगेन वो खुश होना छोड़ देते हैं, किसी चीज़ के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है उन्हें किसी चीज़ से, अजीब बुझे से लोग होते हैं, और हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं होती, किसी चीज़ की कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, ना लोग अच्छे लग रहे होते हैं ना उन्हें कोई भी सिचुएशन अच्छी लग रही होती है, हालांकि उनके सराउंडिंग में बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा हो तो वो उसे फील नहीं कर रहे होते, बिल्कुल डिटैच के मेरा इस जो सिचुएशन है इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपने ट्रॉमा में इन्वॉल्व हूँ। क्राइटेरिया ई है मार्क्ड अल्टरेशन इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कि जो उनका अराउजल है और रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। फॉर एग्जांपल अब इसमें भी हमारे पास 6 कंडीशन बताई गई हैं जिनसे 2 या 2 से ज़ायद होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, उससे 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सबसे पहले इरिटेबल बिहेवियर और एंगर आउटबर्स्ट, यानी कि चिड़चिड़ापन है और एकदम से गुस्से में आ जाना। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं, अगर कोई हाथ में कोई छुरी आ गई है, कोई चीज़ आ गई, जैसे हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस के जो पेशेंट होते हैं जिन्होंने ट्रॉमा डेवलप किया होता है, वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं बार बार जब भी उन्हें टाइम मिले। हाइपर विजिलेंस क्या है कि अलर्टनेस या उनकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एकदम से वो हाइपर हो जाते हैं, या कोई भी छोटी सी भी चीज़ हो तो एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। एग्जैजरेटेड स्टार्टर रिस्पॉन्स, इसमें हमारे पास क्या होता है कि घबरा जाना फ़ौरन से, एक नॉर्मल पर्सन जो है अगर कहीं पर कोई फायरवर्क्स हुए हैं तो वो उसको नॉर्मली ही लेगा, लेकिन जो पर्सन जिसने ट्रॉमा डेवलप किया है वो फ़ौरन से या तो डर जाएगा या चौंक जाएगा, घबरा जाएगा, उसे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, तो इनकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन, यानी कि किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे। स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, सो नहीं पा रहे, सो रहे हैं तो उन्हें ड्रोने खा पा रहे हैं। क्राइटेरिया एफ क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस जो है क्राइटेरिया बी सी डी ई, यानी कि इस तमाम कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस की, इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 मंथ होना चाहिए, यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा इसके सिम्टम्स आने चाहिए, 2 महीने या 3 महीने हो सकते हैं। उसके बाद डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास वो सोशल ऑक्यूपेशनल पर्सनल लाइफ में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रही है उसकी लाइफ। डिस्टर्बेंस नॉट एट्रीब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, अगर तो किसी किस्म का सब्सटेंस लिया जा रहा है, यानी कि अल्कोहल है या कोई और मेडिकेशन है, तो उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पेसिफायर्स विद डिसोसिएटिव सिम्टम्स। डिसोसिएटिव सिम्टम्स क्या होते हैं कि पर्सन जो है वो अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स से जो है बिल्कुल डिटैच हो जाता है। उसकी जो अपनी थॉट्स होते हैं उसे लग रहा होता है कि ये किसी और की थॉट है। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है, डी पर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। डी पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि पर्सन को लग रहा होता है कि जो वो फील कर रहा है वो उसकी फीलिंग्स नहीं है, या थॉट्स हैं वो उसकी थॉट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है वो मिरर में देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई और है, किसी और का फेस है, ये मेरा फेस नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डी पर्सनलाइजेशन। डी रियलाइजेशन ये होती है कि पर्सन जो है वो बाहर की दुनिया से उसका जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो उसे अनरियल लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसने ट्रॉमा डेवलप कर लिया है, पीटीएसडी का पेशेंट है वो, जब वो गुजरता है अपने घर के सामने से और अपने किसी पुराने जानने वाले को देखता है तो उसे लगता है कि ये रियल में नहीं है, बल्कि ये मेरा कोई ख्वाब है और ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ या कोई चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ये रियल में नहीं है। तो उसका जो रियलिटी से कांटेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफायर्स ये है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफायर है विद डिलेड एक्सप्रेशन, कि अगर तो हमारे पास 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और उसके बाद सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम स्पेसिफायर ऐड करते हैं डिलेड एक्सप्रेशन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन 6 years एंड यंगर, यानी कि 6 साल से जो कम बच्चे, जब उनमें हम देखते हैं ये सिम्टम्स तो क्या होंगे। मोर और लेस ये सिम्टम्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन बच्चों में कुछ चीज़ें चेंज हैं, उसे डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले तो डायरेक्ट क्राइटेरिया में यही है कि या तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हो या विटनेस किया हो, या थर्ड कि उन्होंने कहीं से सुना हो। क्राइटेरिया बी क्या है कि रिकरेंट इनवॉलेंट्री और मेमोरियो। क्राइटेरिया बी का जो सेकंड पॉइंट है उसमें डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स, यानी कि डरावने ख्वाब बच्चों को आ रहे हों और वो डर जाएं उन ख्वाबों से। उसके अलावा डिसोसिएटिव रिएक्शंस भी हैं, फ्लैशबैक्स बच्चों के भी आ जाते हैं समटाइम्स। फोर्थ है इंटेंस और प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी कि अगेन उनका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो एक तो लंबे अरसे तक हो और इंटेंस हो, उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मार्क्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, उनका ड्राई माउथ या स्वेटिंग, पसीने आना या चक्कर आना शुरू कर देना। नेक्स्ट हमारे पास वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स रिप्रेजेंटिंग ईदर परसिस्टेंट अवॉइडेंस और स्टिमुलस। अब इसमें से हमारे पास सिम्टम्स होना जरूर एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडेंस, अवॉइड करना उन प्लेसेस को और उन जगहों को। सेकंड हमारे पास है उन लोगों को अवॉइड करना, उन कन्वर्सेशन को अवॉइड करना जहाँ पर ट्रॉमा को डिस्कस किया जा रहा है। नेगेटिव अल्ट्रेशन इन कॉग्निशन में क्या है कि हमारे पास नेगेटिव इमोशनल स्टेट है जिसमें या तो बच्चे डर जाते हैं या उनमें शेम और गिल्ट डेवलप हो जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, या कन्फ्यूजन होती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ हुआ क्या है। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, तो ये वाले नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। मार्क डिमिनिश इंटरेस्ट बच्चों का खेलने में भी इंटरेस्ट बच्चों का समटाइम्स जो है वो नहीं रहता, वो खेल भी नहीं होते जैसे नॉर्मली बच्चे खेल रहे होते हैं। सोशली विड्रॉन बिहेवियर, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो बच्चे नहीं कर रहे। परसिस्टेंट रिडक्शन एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन, किसी भी किस्म का पॉजिटिव इमोशन नहीं है, बच्चे हंस नहीं रहे, बात नहीं कर रहे सही तरीके से, खेल रहे नहीं हैं और बिल्कुल भी बुझे से रहते हैं। अल्टरेशन इन अराउजल एंड रिएक्टिविटी एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट। अब हमारे पास अगेन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। सबसे पहले बच्चे में या तो चिड़चिड़ापन हो या उसमें एंगर आउटबर्स्ट आ रहे हो, यानी कि एकदम से जो है वो गुस्से का शिकार हो गया। टिपिकली एक्सप्रेस में वर्बल और फिजिकल एग्रेशन, समटाइम्स वो वर्बली भी एकदम से चीखना शुरू कर देना बच्चे ने, या फिजिकल एग्रेशन, बच्चे ने कोई चीज़ उठाकर मार दी, फेंक दी, इतना गुस्सा आ गया। हाइपर विजिलेंस में है कि उनकी जो अलर्टनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम से अलर्ट हो जाना। एग्जैजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, अगेन हम जैसे डिस्कस किया, ये कोई छोटी सी भी आवाज़ जो आती है तो वो उसमें एकदम से चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, सोएगा तो उससे रोने ख्वाब आएंगे। इसी तरीके से डिस्टर्बेंस ट्रिब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल सिम्टम। अच्छा, इसी तरीके से अगर बच्चा जो है किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहा है या कोई और मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। अगेन हमारे पास जो स्पेसिफाइज हैं वो डिसोसिएटिव सिम्टम्स हैं। डिटैचमेंट, डीपर्सनलाइजेशन भी हो सकती है, डी रियलाइजेशन भी हो सकती है कि बच्चे जो है वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि जो मैंने अभी बात कही है ये मेरी ही बात थी, ये मेरी ही थॉट थी या नहीं।
वो समझ रहा होता है कि ये मैंने बात नहीं की। तो ये डीपर्सनलाइजेशन की कंडीशन। डी रियलाइजेशन में क्या है कि वो अपने आसपास के लोगों को पहचानना छोड़ देता है और बिल्कुल रियलिटी से उसका कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। डिलेड एक्सप्रेशन अगेन, हमारे पास 6 मंथ से ज़्यादा अगर 6 मंथ्स के बाद जो है सिम्टम्स आ रहे होंगे तो वो डिलेड एक्सप्रेशन के साथ हम स्पेसिफाई करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस, हमारे पास एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में भी इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, लेकिन पीटीएसडी में इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर से अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स मोरलेस यही होते हैं, लेकिन वो फॉर 3 डेज और 3 डेज से कम होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 1 महीने से ज़्यादा हमें सिम्टम्स हों तब हम क्राइटेरिया जो है वो मीट करता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी में भी एक्सेसिव वरीज होती हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक ऐसा इवेंट नहीं होता जिसकी वजह से पर्सन जो है वो ट्रॉमा डेवलप कर ले। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगेन इमोशनल रेगुलेशन और डिसरेगुलेशन होती है, मूड डिसरेगुलेशन होती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक ट्रॉमा या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होता पर्सन ने जिसकी वजह से सिर्फ वो जो है वो मूड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इश्यूज भी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग पैटर्न्स और बिहेवियर उनके ऐसे होते हैं कि जिसमें वो जो उनको मेमोरीज वगैरह आ रही होती हैं या वो किसी चीज़ को बार बार सोच रहे होते हैं, लेकिन वो अगेन ट्रॉमा नहीं होता, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि पर्सन हमारे पास उनकी जो है मेमोरी लॉस होता है। पीटीएसडी में जो मेमोरी लॉस की कंडीशन है वो ट्रॉमा की वजह से, कि उन्होंने इतना इंटेंस ट्रॉमेटिक इवेंट देखा है जिसकी वजह से उनकी कुछ मेमोरी जो है वो लॉस में चली गई है और उन्हें कुछ चीज़ें याद है, कुछ चीज़ें नहीं याद। साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हेलुसिनेशन डिल्यूजन होती हैं, लेकिन पीटीएसडी में क्या होते हैं वो उनको जो चीज़ें याद आ रही होती हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है उनका, जो उन्हें बार बार याद आ रहा होता है ट्रॉमा का। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो ब्रेन इंजरी की वजह से आती हैं। पीटीएसडी में क्या है कि ब्रेन इंजरी नहीं हुई और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं ट्रॉमा की वजह से आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम जो की डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं कि वो बच्चे जो कि 6 साल से कम हैं और वो बच्चे जो कि 6 साल से बड़े हैं या 6 साल से बड़े ओल्डर एज के लोग हैं, तो क्या डिफरेंस है इनके क्राइटेरिया में। जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनमें एक तो ट्रॉमा को वो प्ले के थ्रो पे ट्रॉमा थ्रो प्ले एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि बार बार वो उस चीज़ को दोबारा से, उस सिनेरियो को दोबारा से बिल्ड करेंगे खेलते हुए। समटाइम्स अगर किसी बच्चे ने वायलेंस का वो शिकार हुए हैं तो वो क्या करेगी कि गुड़िया के साथ खेल रही है और वो ऐसी बातें कर रही हैं, उन चीज़ों को रिपीट कर रही हैं जो उसने वायलेंस के दौरान सुना और जो कुछ भी हुआ। फियर डेवलप कर लेते हैं और विड्रॉल की तरफ चले जाते हैं, सोशल विड्रॉल की तरफ, यानी कि अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे जो कि 6 साल से बड़े हैं और बड़ी उम्र के लोग जब पीटीएसडी डेवलप करते हैं तो उनमें डिस्टर्बिंग ड्रीम्स हैं, यानी कि उनके ख्वाब बहुत ज़्यादा, उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं और इंटेंस, यानी कि वो बाकायदा बता रहे होते हैं कि हमने ख्वाब में ये चीज़ देखी और हम डर गए। अवॉइडेंस है, वो अवॉइड करना शुरू कर देंगे उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को, उन लोगों को जो इसके बारे में ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्रेशन है, एंगर आउटबर्स्ट हमने देखा कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं जब उसके बारे में बात की जाती है। तो हमारे पास पीटीएसडी, उसके बाद हम आते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे कि नाम से जाहिर है स्ट्रेस डिसऑर्डर है, लेकिन एक्यूट है, इतना हमारे पास क्रॉनिक नहीं है। अब एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट पर्सन ने फेस किया हुआ होता है, लेकिन उसको जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं वो या तो 1 दिन के हैं या ज़्यादा से ज़्यादा या तो 3 दिन के हैं या वो 1 मंथ तक है। जैसे हमने पीटीएसडी में देखा ना, 1 मंथ से ज़्यादा हमारे पास सिम्टम्स आने चाहिए। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या है कि वो 1 महीने तक आएंगे या 3 दिन तक आए। फॉर एग्जाम्पल री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा, फ्लैशबैक्स बार बार आना, बार बार रोने ख्वाब आना, 1 महीने तक या 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन होते हैं। अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा रिमाइंडर्स, यानी कि ट्रॉमा को अवॉइड करना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उन्हें 1 महीने तक आ गए हैं। हाइपर अराउजल, हाइटेंड स्टटल रिस्पॉन्स, यानी कि एकदम से चौंक जाना, घबरा जाना। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो कार एक्सीडेंट उसके साथ हो गया है, अब उसे मेमोरीज आ रही हैं उस क्रैश से रिलेटेड,
वो उसने ड्राइविंग करना छोड़ दिया है 1 महीने तक, क्योंकि उसे लगता है कि वो सही तरीके से ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रॉमा तो डेवलप हो चुका है, लेकिन 1 महीने तक उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं? इंट्रूसिव मेमोरीज हैं, बार बार याद आना, फ्लैशबैक्स हैं, डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स हैं, ऐसे ख्वाब जिनसे वो जो है उनकी नींद खराब हो जाए, या वो सो ना पाए सही तरीके से, और वो डरावने ख्वाब है, बार बार ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, वो जाग रहे हैं फिर सो रहे हैं फिर जाग रहे हैं, तो नींद जो है उनकी पूरी नहीं हो रही। इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस है, एंजाइटी, फियर, गुस्सा, ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद एग्जैचुरेटिव स्टार्टर रिस्पॉन्स हमने डिस्कस कर लिया। डिसोसिएशन है, या तो समटाइम डीपर्सनलाइजेशन है या रियलाइजेशन है। अपनी बॉडी, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग से डिटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये थॉट्स या ये जो मैं चीज़ फील कर रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये उन्हें लग रहा होता है कि ये असल में नहीं हो रहा। इसी तरीके से वो जब डी रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उनके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होता है उन्हें लगता है कि ये कोई ख्वाब है, या ये कोई मूवी चल रही है, ये असल में नहीं हो रहा है, या मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, ये असल में ये कंडीशन नहीं है। नमिंग ऑफ इमोशंस, इमोशंस से इमोशनली नम हो जाते हैं, ना किसी खुशी का इजहार करते हैं, ना समटाइम जो है वो किसी गमी का इजहार करते हैं, और बिल्कुल ही इमोशनली ब्लैंक हो जाते हैं। वो इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन और मेमोरी डिफिकल्टीज आती हैं जब हम देखते हैं किसी भी ट्रॉमा को कोई पर्सन फेस करता है तो उसको मेमोरी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे अक्सर हमने ड्रामा में देखा होगा कि किसी पर्सन के साथ कार एक्सीडेंट हुआ है और वो जो है उसकी याददाश्त चली गई है, तो उस टाइम क्या कह रहे होते हैं कि आपने जो है इनको वो चीज़ याद नहीं दिलवानी और उस बारे में डिस्कस नहीं करना। और अगर डिस्कस किया जाता है तो वो पर्सन में एंगर आउटब्रस्ट हो जाता है, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, उसे याद नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हुआ था। आधी बातें याद आ रही होती हैं और आधी बातें उन्हें याद नहीं आ रही होती। इसी तरह सोशल विड्रॉल और अवॉइडेंस ऑफ पीपल एंड सिचुएशन, लोगों से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, सोशल इंटरेक्शन उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, मिलना जुलना छोड़ देंगे, गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। समटाइम्स वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं उस सिचुएशन की वजह से, और समटाइम्स वो लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। तो इस कंडीशन में फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक्स, हर वक्त सर में दर्द रहना, हर वक्त चक्कर आना, स्टमक एक, स्टमक जो है उनका हर वक्त अपसेट रहेगा, या उनके स्टमक में हर वक्त दर्द रहेगा, क्योंकि क्योंकि बार बार वो उसी चीज़ को सोच रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोमा टाइप मैटर। लेस देन 20% हमारे पास हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर देखते हैं जब इंटरपर्सन नॉन इंटरपर्सनल ट्रॉमा हुआ, जैसे कि किसी की कार एक्सीडेंट हुए, कहीं पर आग लग गई है, या कोई और हादसा किसी ने देख लिया है या उनके साथ हो गया। इसी तरह इंटरपर्सनल ट्रॉमा अगर है जिसमें अब्यूज आ जाता है, जिसमें असॉल्ट है या और चीज़ें हैं, तो उसमें 19% से 50% चांसेस होते हैं कि ट्रॉमा डेवलप कर ले पर्सन। अगेन जब हम देखते हैं तो वुमेन की प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। इसी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास, क्योंकि वुमेन जो है वो ज़्यादा रेप और इंटरपर्सनल वायलेंस, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज इसका शिकार ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें पीटीएसडी की भी और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की प्रेवलेंस जो है वो एज कम्पेयर टू मैन ज़्यादा है। इसी देख के जेंडर डिफरेंस, इमोशनल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा को जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब ट्रॉमा के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वुमेन जो है वो उसके बारे में ज्यादा सोचती हैं, वो क्योंकि वुमेन आपको पता है ज्यादा इमोशनल होती है एज कम्पेयर टू मैन। तो मैन ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं और उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन जो वुमेन होते हैं उनमें बार बार सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एक बार अगर ट्रीटमेंट हो भी गया है तो उसके बाद वो रिलैप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंस भी आ जाते हैं। सोशो कल्चरल फैक्टर्स के वुमेन में हमारे पास समटाइम्स क्या होता है कि अगर किसी औरत के साथ कोई हादसा हो गया तो उसको ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू किसी मैन के साथ कोई ऐसा हादसा या कोई अब्यूज वगैरह हो गया है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि सोशो कल्चर फैक्टर्स जो है यहाँ पर प्रिवेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास सर्टेन टाइम पीरियड में हो, यानी किसी एज लिमिट में हो, ये कहीं कभी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ट्रॉमा कब हुआ है। ट्रॉमा के 3 दिन बाद या 1 महीने तक इसके सिम्टम्स आते हैं। 50% of those who develop PTSD presently initially with acute distress disorder। अब वो लोग जिन्होंने PTSD डेवलप किया है उनमें 50% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इनिशियली एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ होता है, यानी कि 1 महीने तक उन्होंने ये तमाम symptoms देखे होते हैं।
और फिर वो बाद में 2 महीने भी देख रहे होते हैं, 3 महीने भी, और फिर उनमें पीटीएसडी भी साथ ही साथ जो है वो डायग्नोज हो जाता है। सिम्टम्स में रिमेन कांस्टेंट। समटाइम क्या होता है कि सिम्टम्स जो ट्रीटमेंट हो भी गया है लेकिन सिम्टम्स जो हैं वो फिर भी आ रहे हैं, कुछ सिम्टम्स यानी कि ख्वाब आना या थॉट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो फिर वो रिलैप्स के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है कि एक तो आपकी सोशल इंटरपर्सनल जो है लाइफ उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक पर्सन जो है ट्रॉमा या स्ट्रेस में इन्वॉल्व है तो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। सर्वाइवर्स ऑफ एक्सीडेंट, असोल्ट एंड रेप में स्ट्रगल विद डेली लाइफ। वो लोग जो कि किसी एक्सीडेंट से सर्वाइव किया है या कोई उन्होंने ऐसी अब्यूज की कंडीशन देखी है, उसकी वजह से भी उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं। एक्सट्रीम एंजाइटी, एंजाइटी के इश्यूज हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेज है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है इन लोगों का। एबिलिटी टू अटेंड द टास्क, यानी कि कोई भी अगर नया टास्क दिया जाए, इन्हें कोई भी काम दिया जाए, तो उसमें या तो इनका इंटरेस्ट नहीं होता या उनमें उस काम को करने की सलाहियत ही नहीं रहती। रिजल्ट इन डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डेथ, सीरियस इंजरी और सेक्सुअल वायलेंस। अब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट होना चाहिए, जैसे कोई सीरियस इंजरी होगी या वायलेंस है या कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर भी और पीटीए भी। अब उसमें हमारे पास एक या एक से दो कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर चार कंडीशन है, चार में से एक फुलफिल होनी चाहिए या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है उसने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है और उसने किसी और को भी विटनेस किया। हम कहते हैं ना कि एक से दो या तीन कंडीशन भी हो सकती हैं, तो इसमें ये होता है कि एक पर्सन ने खुद भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद उसने किसी को उस तरीके का एक्सपीरियंस होते हुए कार एक्सीडेंट किसी और का भी उसने देखा है। थर्ड ये है कि उसने क्या क्लोज फैमिली मेंबर से भी सुना हुआ है। तो ये दो या तीन भी हो सकती हैं। जब फोर्थ हम देखते हैं तो एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड और एक्सट्रीम एक्सपोजर, यानी कि अगेन वो लोग जो कि डेली अपनी रूटीन कर रहते हैं, तो समटाइम्स वो भी ट्रॉमा डेवलप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि दिस डज नॉट अप्लाई टू एक्सपोजर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन और मूवीज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है, जो चीज़ वो बार बार डिस्कस करें, वो ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मूवीज वगैरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने किसी को असल में सुना हो किसी से, या उन्होंने असल में वो चीज़ देखी हो। क्राइटेरिया बी है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ 9 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। हमारे पास ये जो तकरीबन ये 14 सिम्टम्स है, इनमें से एटलीस्ट 9 और 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला सिम्टम है इंट्रोजन। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं रिकरेंट इनवॉलेंट्री इंट्रूसिव मेमोरीज, यानी कि बार बार इस चीज़ वो जो है वो याद की जा रही है। चिल्ड्रन में रिपीटेटिव प्ले है कि बच्चे बार बार उसको अपने खेल खेल में जो है वो इन्वॉल्व है और वो बार बार कर रहे हैं। रिकरेंट ड्रीम्स है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉन है और खौफनाक हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अगेन है ड्रीम्स। अच्छा, बच्चों में जो ड्रीम्स हैं उनमें कोई रिकग्नाइजेबल कंटेंट नहीं है, कि बच्चे बता नहीं पा रहे होते कि उन्होंने क्या चीज़ देखी है, लेकिन वो ख्वाब देखकर डर जाते हैं कि मैंने देखी है। थर्ड है हमारे पास डिसोसिएटिव रिएक्शंस हैं, फ्लैशबैक्स हैं, और बार बार वही चीज़ जो है उन्हें लग रहा है कि उनके साथ हो रही है और इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेंस और प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, कि जो वो लंबे अरसा तक हो और इंटेंस है, यानी कि कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नेगेटिव मूड है हमारे पास एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन किसी भी किस्म के नहीं है, ना तो उनकी किसी चीज़ से खुशी हो रही है, उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है भी जैसे कोई जोक सुना दिया गया है, कोई अच्छी बात होगी, लेकिन वो जो है बिल्कुल ही इमोशनली नम बैठे हुए हैं और उदास बैठे हुए हैं, किसी भी किस्म की खुशी का इजहार नहीं करते। डिसोसिएटिव सिम्टम्स है एंड अलर्ट सेंस ऑफ रियलिटी ऑफ वन सराउंडिंग, यानी कि या तो डीपर्सनलाइजेशन हो गई है या डी रियलाइजेशन हो गई है कि वो अपने आप से जो है बिल्कुल ही उनका कांटेक्ट खत्म हो गया है, या समटाइम जो है सराउंडिंग से उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। इनएबिलिटी टू रिमेम्बर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट,
डिसोसिएटिव एमनीशिया हो सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है उन्हें याद हैं, कुछ चीज़ें उन्हें याद नहीं है, और उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में है। जो चीज़ याद नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी उन्हें फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अवॉइडेंस सिम्टम्स में क्या है कि वो अवॉइड करेंगे अपनी उन थॉट्स को, उन मेमोरीज को, और बहुत एफर्ट पुट करें कि ये चीज़ जो है मुझे याद ना आए। इसी तरीके से वो उन लोगों को, उन प्लेसेस को, कन्वर्सेशन को, एक्टिविटीज़ को, या कोई भी ऐसी चीज़ है, या उस अगर कोई गाड़ी कार एक्सीडेंट है तो उस गाड़ी को या उस मॉडल की जो गाड़ियां हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, या देखेंगे तो उन्हें क्या हो जाएंगी, थॉट्स दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, स्लीप उनकी बिल्कुल भी सही नहीं है, इरेटेबल बिहेवियर है, चिड़चिड़ापन है, और एंगर एंगर आउटब्रस्ट है, एकदम से अचानक जो है वर्बल या फिजिकली वो एग्रेशन जो है शो कर रहे होते हैं। हाइपर विजिलेंस है कि चौंक जाना, घबरा जाना, प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में। एग्जैजुरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स है, एकदम से जो है वो अ, अपने आप को जो है उनकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्राइटेरिया सी ये है कि ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास इन तमाम सिम्टम्स की, वो या तो 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन होनी चाहिए, 3 दिन तक ये सिम्टम हो, या हमारे पास 1 मंथ से ज़्यादा हो। उसके बाद हमारे पास जो क्राइटेरिया डी है वो ये कहता है कि हमारे पास सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। क्राइटेरिया ई ये कहता है कि अगर किसी किस्म की कोई और मेडिकल कंडीशन है, या सब्सटेंस यूज़ की वजह से, या किसी मेडिकेशन की वजह से, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से, ये सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ये था हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में अगेन जब लोग एडजस्ट नहीं कर रहे होते हैं उन्हें समटाइम्स स्ट्रेस होता है। लेकिन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या है, कोई ना कोई स्पेसिफिक ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है और उस इवेंट से रिलेटेड इन्हें इंट्रूसिव मेमोरीज आ रही हैं। पैनिक डिसऑर्डर में भी हम देखते हैं कि समटाइम उन्हें जो थॉट्स वगैरह फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, और पसीने आ जाना एकदम से, लेकिन उसमें कोई ना कोई ट्रोमेटिक इवेंट नहीं होता। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में कोई ट्रोमेटिक इवेंट होता है, और उससे रिलेटेड ही जो है वो थॉट्स आ रही है। इसी तरह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि लोगों की मेमोरी जो है वो चली जाती है, लेकिन एक्यूट डिसऑर्डर में क्या है कि उसकी ट्रॉमा की वजह से मेमोरी जो है गई है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमारे पास हमने देखा है कि 1 मंथ से ज्यादा अगर सिम्टम्स आ रहे हो तब पीटीएसडी है, और अगर 1 मंथ से कम सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में समटाइम जो पर्सन होते हैं वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जो है उसकी ऑब्सेशन, यानी कि एक्सेसिवली थॉट्स आ रही हैं उन्हें, और किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ट्रॉमा नहीं होता। हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में स्पेसिफिक ट्रॉमा होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी हेलोसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह होती हैं, लेकिन उसमें पेशेंट ने किसी किस्म का कोई ट्रॉमा नहीं फेस किया होता। यहाँ पर्सन ने ट्रॉमा फेस किया है, उस ट्रॉमा से रिलेटेड ही उसे लग रहा है कि वो चीज़ें मेरे साथ दोबारा हो रही हैं, या वो आवाज़ें उसे दोबारा आ रही हैं। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में क्या होता है कि समटाइम पर्सन जो है, अगर बहुत एक सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है, उसकी वजह से भी समटाइम ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास फ्लैशबैक्स हैं, इमोशनली नम हो गए हैं, और कोई डायरेक्ट ब्रेन इंजरी नहीं है यहाँ पर। तो ये थे आज के हमारे 2 डिसऑर्डर्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे।